दूर कहीं किसी चीज का अस्तित्व जानने से ज्यादा संतोषजनक कुछ भी नहीं है। ये आत्मा को मानवीय सीमाओं से ऊपर उठाता है। टाइको ब्राहे, नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक बेहद दिलचस्प और मैं कहूंगी भविष्य के लिए बहुत जरूरी लेख पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हम सब स्पेस स्टेशन, चांद पर बेस और मंगल मिशन की बातें सुनते हैं। ये अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर हैं। लेकिन जैसे जैसे हम धरती से दूर जा रहे हैं, एक बहुत ही जमीनी और पेचीदा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है कि जब कोई आविष्कार धरती से बाहर अंतरिक्ष की उस अनंत वीरानगी में होता है तो उसका मालिक कौन होता है। और ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है। ये सवाल मतलब अंतरिक्ष में इंसान के भविष्य की बुनियाद से जुड़ा है। देखिए, स्पेस में इनोवेशन या नई खोज कोई शौक नहीं होगा, वो जिंदा रहने की शर्त होगी। हाँ, सही बात है। वह हवा बनाने से लेकर पानी निकालने, खाना उगाने और कचरे को रिसाइकिल करने तक हर चीज एक नई टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगी। तो जो उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा, वो असल में अंतरिक्ष में जीवन को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल। तो चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम समझेंगे कि धरती के पेटेंट कानून जो देशों की सीमाओं में बंधे हैं, वो स्पेस के जीरो ग्रेविटी वाले माहौल में कैसे लागू होते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या समाधान है? और जब हम चांद मंगल पर स्थायी बस्तियां बसाएंगे तो क्या चुनौतियां सामने आएंगी। और हाँ, ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिहाज से खासकर जीएस पेपर 2 और 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। धरती पर ये पेटेंट कानून काम कैसे करता है। इसका एक ही मूल मंत्र है, क्षेत्रीयता का सिद्धांत। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब बहुत सीधा है। पेटेंट एक तरह का, यूं समझिए, वीजा है जो सिर्फ उसी देश में चलता है जो उसे जारी करता है। अच्छा। अगर आपको भारत में किसी आविष्कार के लिए पेटेंट मिला है तो आप उसके अधिकार सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही लागू करवा सकते हैं। अमेरिका या चीन में नहीं? नहीं, अमेरिका या चीन में उस पेटेंट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। वहां के लिए आपको अलग से पेटेंट लेना होगा। मतलब कानून जमीन से, सरहदों से बंधा हुआ है। और यहीं आकर अंतरिक्ष इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी बुनियाद को हिला देता है। एग्जैक्टली। क्योंकि अंतरिक्ष की तो कोई सरहद ही नहीं है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून, खासतौर पर 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी, साफ साफ कहती है कि चांद, मंगल या कोई भी खगोलीय पिंड किसी भी एक देश की जागीर नहीं है। मतलब कोई भी देश वहां अपना झंडा गाड़कर ये नहीं कह सकता कि ये जमीन आज से हमारी हुई। हाँ, इसे नॉन अप्रोप्रिएशन का सिद्धांत कहते हैं। तो जब कोई जमीन किसी देश की है ही नहीं तो वहां उस देश का पेटेंट कानून कैसे लागू होगा? यहां आकर हमारा कानून और स्पेस की असलियत दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक बड़ा मिसमैच है। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास ऐसे कानून हैं जो जमीन की सीमाओं से बंधे हैं और दूसरी तरफ अंतरिक्ष है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो सवाल ये है कि पिछले 50-60 सालों से हम इस खाई को कैसे पाट रहे हैं। क्या हमारे पास कोई अस्थायी पुल या कोई जुगाड़ है? हाँ, एक बहुत ही इंटेलिजेंट कानूनी जुगाड़ है जिसे हम पंजीकरण द्वारा क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन बाय रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ओके। ये आउटर स्पेस ट्रीटी के आर्टिकल 8 और रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन से निकलता है। ये कहता है कि किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट, जैसे कोई सैटेलाइट, रॉकेट या स्पेस स्टेशन, पर उस देश का कानून लागू होगा जहां वो ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड है। एक मिनट, मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑब्जेक्ट असल में कहाँ है? बिल्कुल नहीं। चाहे वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा हो या चांद पर उतरा हो, कानून रजिस्ट्रेशन वाले देश का ही चलेगा। अच्छा, इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मेरी कार दिल्ली में रजिस्टर्ड है और मैं उसे चलाकर मुंबई ले जाऊं। हाँ। अगर कार के अंदर कोई कानूनी मसला होता है तो उस पे दिल्ली के नियम लागू होंगे, मुंबई के नहीं, भले ही कार उस वक्त मुंबई में हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अंतरिक्ष यान के लिए भी यही लॉजिक है। अरे वाह। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सफल उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस। आईएसएस किसी एक देश का नहीं है। वो कई अलग अलग टुकड़ों या मॉड्यूल्स को जोड़कर बना है। एक मॉड्यूल अमेरिका का है, एक रूस का, एक यूरोप का, एक जापान का। आईएसएस इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट का आर्टिकल 21 कहता है कि हर मॉड्यूल बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामलों के लिए अपने देश का ही एक तैरता हुआ टुकड़ा माना जाएगा। तो अगर कोई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट आईएसएस पर रहते हुए रूसी हिस्से में जाकर कोई आविष्कार कर दे, हाँ, तो उस पर अमेरिका का नहीं बल्कि रूस का कानून लागू होगा।
ये तो एकदम किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, कानूनी तौर पर ऐसा ही होगा। ये एक बहुत ही कारगर सिस्टम है, लेकिन सिर्फ आईएसएस जैसे कंट्रोल्ड माहौल के लिए। अब यहाँ से असली चुनौतियां शुरू होती हैं। एक मिनट, मुझे ये आईएसएस वाला मॉडल तो बड़ा सुविधाजनक लग रहा है। क्या हम इसे बड़े पैमाने पर लागू नहीं कर सकते? कैसे? मतलब भविष्य में जब हम चांद पर बेस बनाएंगे तो वहां भी अलग अलग देशों के जोन बना दिए जाएं, जैसे दूतावास होते हैं। ये मेरा अमेरिकन जोन, वो आपका इंडियन जोन। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? आईएसएस मॉडल इसलिए काम करता है क्योंकि वो एक बंद डिब्बा है, एक स्थिर, साफ तौर पर बंटी हुई लैब है। आप बता सकते हैं कि ये अमेरिकी मॉड्यूल की दीवार है और इसके पार जापानी मॉड्यूल शुरू होता है। लेकिन चांद या मंगल पर बनने वाली स्थायी बस्तियों की कल्पना कीजिए। वहां ऐसा बंटवारा मुमकिन ही नहीं होगा। अच्छा। वहां एक ही सोलर पैनल से कई देशों के बेस को बिजली मिल रही होगी। एक ही रोवर को अलग अलग टीमों के लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक ही कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। हाँ, तो वहां आप लाइन कहाँ खींचेंगे? चलिए इस उलझन को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करते हैं कि हम साल 2040 में हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक मल्टीनेशनल बेस है। ठीक है। जिसका मकसद है पानी की बर्फ निकालना। ठीक है, तो इस बेस पर एक टीम है जिसमें भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। वो एक रोबोट को ऑपरेट कर रहे हैं जो बर्फ खोद रहा है। ओके। उसी बेस के अंदर एक लैब में बैठकर यूरोपीय और जापानी इंजीनियरों की एक टीम उस रोबोट से आ रहे लाइव डेटा को देखकर उसके सॉफ्टवेयर को रियल टाइम में बेहतर बना रही है, ताकि वो और कुशलता से काम करे। बिल्कुल। और एक तीसरी टीम, मान लीजिए चीन की, उसी डेटा का इस्तेमाल करके एक नया वाटर फिल्टर सिस्टम डिजाइन कर रही है। अब यहाँ एक नया आविष्कार होता है, एक ऐसी तकनीक जिससे पानी निकालने की क्षमता 2 गुनी हो जाती है। सवाल ये है, इस आविष्कार पर पेटेंट का दावा कौन करेगा? ये तो वाकई मुश्किल सवाल है। क्या इसका क्रेडिट उस देश को जाएगा जहां रोबोट का हार्डवेयर बना था, या उस देश को जहां सॉफ्टवेयर का कोड लिखा गया? यहाँ असल में चांद पर मौजूद उन लोगों को जिन्होंने उसे इस्तेमाल किया और नतीजा हासिल किया। बिल्कुल, पेटेंट कानून जिस क्षेत्रीयता की नींव पर टिका है, वो नींव यहाँ रेत की तरह ढह जाती है। अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि असल में दिमाग किसने और कहां लगाया, बल्कि इस बात पर निर्भर करने लगता है कि उस रोबोट का रजिस्ट्रेशन किस देश में हुआ था। ये तो इनोवेशन के साथ नाइंसाफी है ही। असल योगदानकर्ता के बजाय अधिकार एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ नाइंसाफी की बात नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की मूल भावना के भी खिलाफ जाता है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी का आर्टिकल 1 क्या कहता है? कि अंतरिक्ष की खोज और उसका उपयोग पूरी मानवता के फायदे और हित के लिए होगा। द प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड। और आर्टिकल 2 किसी भी देश को चांद या किसी और खगोलीय पिंड पर कब्जा करने से रोकता है। तो यहाँ एक बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल उठता है। मान लीजिए कोई एक कंपनी या देश चांद पर कम ऊर्जा में पानी बनाने की क्रांतिकारी विधि को पेटेंट करा लेता है। भले ही उन्होंने चांद की जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन क्या ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कब्जा नहीं है? मतलब एक डे फैक्टो एक्सक्लूजन। बिल्कुल। आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर ताला लगा दिया जो वहां जिंदा रहने के लिए जरूरी है। क्या ये पूरी मानवता के लाभ वाले सिद्धांत का खुला उल्लंघन नहीं होगा? यही सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। इससे ऐसी भयानक स्थिति बन सकती है जहां एक बेस पर काम कर रहे लोगों को किसी दूसरी कंपनी द्वारा पेटेंट की गई तकनीक का उपयोग करने से कानूनी रूप से रोक दिया जाए, भले ही वो उनके मिशन या उनके अस्तित्व के लिए जरूरी हो। एग्जैक्टली। कल्पना कीजिए कि आपके बेस पर पानी का सिस्टम फेल हो गया है और बगल के बेस के पास एक पेटेंटेड तकनीक है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। ये मानवता के साझा भविष्य का विचार नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। क्या ये सबका भला वाला सिद्धांत प्रैक्टिकल है? अगर किसी कंपनी को अपने अरबों डॉलर्स के निवेश पर कोई एक्सक्लूसिव अधिकार या पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो कोई चांद पर माइनिंग या रिसर्च के लिए पैसा क्यों लगाएगा? क्या सबका भला सोचने के चक्कर में हम इनोवेशन की रफ्तार को ही नहीं रोक देंगे? ये एक क्लासिक डायलेमा है, साझा हित बनाम व्यक्तिगत प्रोत्साहन, कॉमन गुड वर्सेस इंडिविजुअल इंसेंटिव। और इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और उलझनें यहीं खत्म नहीं होती। एक और कानूनी अस्पष्टता है जिसे अस्थायी उपस्थिति का सिद्धांत कहते हैं। वो क्या है? धरती पर यह सिद्धांत ये पक्का करता है कि अगर कोई पेटेंट की गई चीज, जैसे किसी हवाई जहाज का इंजन, किसी दूसरे देश से सिर्फ गुजर रहा है, तो उस पर पेटेंट उल्लंघन का मामला ना बने। अच्छा। लेकिन क्या ये सिद्धांत अंतरिक्ष में लागू होता है?
अगर एक देश का रोवर दूसरे देश के बेस पर मरम्मत के लिए कुछ समय के लिए जाता है, तो क्या उस पर लगे पेटेंटेड उपकरण उल्लंघन के दायरे में आएंगे? कोई भी संधि इसका साफ जवाब नहीं देती। तो इस पूरी कानूनी अनिश्चितता, इस कंफ्यूजन के असली दुनिया में क्या खतरे हैं? ये सिर्फ वकीलों की बहस तो नहीं है। नहीं नहीं, इसके बहुत बड़े व्यवहारिक जोखिम हैं। सबसे बड़ा खतरा है समुद्री जहाजों की दुनिया से आया एक कॉन्सेप्ट, सुविधा के झंडे या फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। ये क्या होता है? समुद्र में कई जहाज उन देशों में रजिस्टर्ड होते हैं जहां टैक्स कम लगता है और नियम कानून ढीले होते हैं, भले ही जहाज का मालिक और क्रू किसी और देश का हो। अच्छा, कानूनी दांव पेच से बचने के लिए। हाँ, यही खतरा अब अंतरिक्ष में है। सोचिए, एक कंपनी अमेरिका या जर्मनी में अरबों डॉलर खर्च करके एक लाजवाब माइनिंग टेक्नोलॉजी विकसित करती है, जहां आईपी कानून बहुत मजबूत हैं। ठीक है। लेकिन जब उस टेक्नोलॉजी को चांद पर भेजने की बारी आती है, तो वो उसे एक ऐसे देश में रजिस्टर्ड रोवर पर लगा देती है जहां पेटेंट कानून या तो है ही नहीं या उनका कोई पालन नहीं करता। मतलब वो कानूनी खामियों का फायदा उठाकर रॉयल्टी और लाइसेंस फीस बचा रहे हैं। ये तो एक तरह से स्पेस पायरेसी या अंतरिक्ष की डकैती हो गई। बिल्कुल। ये इनोवेशन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि सिस्टम को धोखा देना है। इससे आविष्कारक को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा और पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। एक और बड़ी चिंता शक्ति के असंतुलन की है। जैसा हमने कहा, आउटर स्पेस ट्रीटी पर 110 से ज्यादा देशों ने दस्तखत किए हैं। हाँ। लेकिन अंतरिक्ष में पेटेंट और आईपी से जुड़े असली नियम कौन बना रहा है? मुट्ठी भर स्पेस पावर वाले देश। ज्यादातर देश सिर्फ नियमों का पालन करने वाले, मतलब रूल टेकर्स बनकर रह गए हैं, रूल मेकर्स नहीं। और नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड्स का क्या? आजकल उनकी बहुत चर्चा होती है। क्या वो इस समस्या को नहीं सुलझा सकते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आर्टेमिस अकॉर्ड्स, जो चांद पर खोज के लिए बनाए गए नियमों का एक सेट है, वो देशों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। वो इंटरऑपरेबिलिटी जैसी चीजों के लिए अच्छे हैं, यानी एक देश का उपकरण दूसरे देश के उपकरण से बात कर सके। लेकिन ये समझौते आपसी समझ पर आधारित हैं। ये कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है। तो ये मालिकाना हक के सवालों को हल नहीं कर सकते? नहीं, वे मालिकाना हक और पेटेंट को लागू करवाने जैसे कानूनी सवालों को हल नहीं कर सकते। समन्वय और क्षेत्राधिकार, ये दो अलग-अलग बातें हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकल रहा है? हमने देखा कि हमारे पेटेंट कानून जमीन के लिए बने हैं, अंतरिक्ष के लिए नहीं। बिल्कुल। फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन वाला समाधान है वो एक कामचलाऊ व्यवस्था है जो भविष्य की मल्टीनेशनल बस्तियों की जटिलताओं के सामने फेल हो जाएगी। हाँ, ये सस्टेनेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये मौजूदा सिस्टम अंतरिक्ष के सबके लिए होने के मूल सिद्धांत से भी टकराता है। ये सिर्फ एक कानूनी पहेली नहीं है, ये हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। सवाल ये है कि क्या अंतरिक्ष कुछ शक्तिशाली देशों और कॉरपोरेशंस की निजी संपत्ति बनेगा या यह सच में पूरी मानवता की साझा विरासत होगा? अच्छी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थानों जैसे UNCOPUS ने इन तनावों को पहचानना और इन पर चर्चा करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक ठोस, सर्वमान्य समाधान अभी बहुत दूर है। यकीनन, ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले सालों में और तेज होगी। अगर इस चर्चा पर आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से ऐसे विषयों की विश्लेषणात्मक समझ बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस ना करें। बिल्कुल। जैसे जैसे अंतरिक्ष में स्थायी बस्तियां हकीकत बन रही हैं, क्या हमें पेटेंट के लिए पूरी तरह से एक नए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस पेटेंट सिस्टम की जरूरत है? एक ऐसा सिस्टम जो किसी एक देश के कानूनों पर आधारित न हो, बल्कि साझा इनोवेशन और मानव अस्तित्व के सिद्धांतों पर बना हो। एक ऐसा सिस्टम जो आविष्कारक को पुरस्कृत भी करे और मानवता के साझा भविष्य को सुरक्षित भी रखे। इस पर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए इजाजत दीजिए।